हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591। साथियों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा बिहार एसएससी 10+2 इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन के लिए बेहतरीन डिस्कशन होने वाला है और यह हमारा बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो इस टेस्ट को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, कंप्लीट देखेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 2 के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, खानवा का युद्ध डैश और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। देखिए, खानवा का युद्ध जो है साथियों, वह 1527 में राणा संगा और बाबर के मध्य हुआ था। यह 1527 में लड़ा गया था। बाबर की अगर बात करें तो बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़ा था, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और यह साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। इस सभी में इब्राहिम लोदी की अगर बात करें तो इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और कुल यह 4 युद्ध जो बाबर के द्वारा लड़े गए थे, चारों में बाबर को विजय प्राप्त हुई थी। तो यह पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। इसके बाद खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के मध्य लड़ा ही गया था और इसके बाद साथियों तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध था। ठीक है, चंदेरी की अगर युद्ध की बात करें तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था, जो कि साथियों 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके बाद चौथा युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध की अगर बात करें तो यह 1529 में महमूद लोदी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में भी साथियों बाबर की विजय हुई थी। और बात करें साथियों बाबर की, तो बाबर कुल मिला के सभी में पराजित नहीं हुआ था, अपराजय रहा था। इसके बाद अगर बात करें बाबर, तो बाबर ने ही साथियों मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। तो यह शासन साथियों 1658 से लेकर 1707 ईस्वी के मध्य जो है औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था, यानी मुगल साम्राज्य का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। एक आपका 1658 में करवाया गया था उसका राज्याभिषेक और एक 1659 में करवाया गया था। 1659 में जो राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का, वह दिल्ली में हुआ था और 1658 में जो राज्याभिषेक करवाया गया था औरंगजेब का, तो वह 1658 में साथियों आगरा में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो इसका राष्ट्रीय खेल साथियों बेसबॉल है। बेसबॉल सबसे पहले 1846 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था। और इसके अलावा अगर बात करें साथियों स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 338 है साथियों, इसका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से इसका संबंध है, आर्टिकल 338 का। इसे 65वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा, ठीक है, 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था। परंतु 89वां यानी कि 89th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, जो 2003 में हुआ था, उसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक कर दिया गया था, यानी कि अलग कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 5, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है। तो देखिए साथियों, इस आकस्मिकता निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति उसे आवश्यकता अनुसार जो है वह खर्च करता है। अगर बात करें तो सबसे पहले यह आकस्मिकता निधि जो होता था, यह फंड 500 करोड़ का होता था, जो कि 2021-22 बजट में बढ़ा करके इसे 30,000 करोड़ कर दिया गया था। 30,000 करोड़ कर दिया गया था और यह राष्ट्रपति के यानी कि प्रेसिडेंट के नियंत्रण में होता है। प्रश्न संख्या 6,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, और जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो इसे साथियों 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह त्यौहार अधिवेशन था और इस बैठक में सभी उपस्थित 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और उसी के अनुसार साथियों यह 26 जनवरी की अगर बात करें 1930 को, उस दिन साथियों 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा यह सम्मेलन साथियों 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा और पूर्ण स्वराज वंदे मातरम और इस टाइप का इंकलाब जिंदाबाद है, यह सब नारा दिया गया था इसी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। प्रश्न संख्या 7, जिन्होंने भारत में लोगों का एक आर्थिक नियोजन की अगर बात करें उसकी योजना तैयार की थी। भारत में लोगों के लिए अगर बात करें एक योजना तैयार किया गया था तो यह किया था M.N. रॉय ने। M.N. रॉय ने भारत में लोगों के एक आर्थिक योजना, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए एक आर्थिक योजना तैयार की थी। 1945 में श्री M.N. रॉय ने यह जन योजना बनाया था। प्रश्न संख्या 8, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो इसे मंजूरी दिया गया था 1992 में। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक यानी कि एस्टैब्लिश किया हुआ गया एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर 1992। प्रश्न संख्या 9, यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो यह संगठन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यह जो है साथियों वह क्या करता है, पर्यावरणीय जो भी गतिविधियां होती है उनका समन्वय करने का यह कार्य करता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे अधिकतर साथियों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेहतर होता है, यानी कि उपजाऊ के दृष्टिकोण से यह जलोढ़ मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। अधिकांश भागों में अगर बात करें तो गंगा क्षेत्र में जो कि अगर बात करें अधिकांश जो जलोढ़ मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है और वह कृषि के लिए बेहतर होती है। इसके अलावा साथियों अगर बात करें तो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और कुल मिला के यह 2 प्रकार की होती है। देखिए, एक खादर होती है, एक खादर मिट्टी होती है और एक बांगर मिट्टी होती है। अभी हाल ही में जो 1275 पद के लिए बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें यह प्रश्न आया था। खादर मिट्टी उसे कहते हैं जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे खादर मिट्टी कहते हैं और बांगर मिट्टी जो है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो यह आपका एग्जामिनेशन जो कि दरोगा का 1275 पद का एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ था 17 दिसंबर को, वहाँ पे यह प्रश्न साथियों आया था। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कभी कभी नेक्स्ट एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बाड़ी दोआब। देखिए, बाड़ी दोआब अगर बात करें वह डैश के बीच का क्षेत्र है, यानी कि कहाँ किस जगह के बीच के क्षेत्र को बाड़ी दोआब कहते हैं। तो साथियों व्यास और रावी नदी का तट जो है उसके बीच का जो क्षेत्र पड़ता है उसे बाड़ी दोआब के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, बाड़ी दोआब तो अलग हो गया, सिर्फ दोआब की अगर बात करें साथियों तो दोआब कहा जाता है 2 नदियों के बीच की भूमि। 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे दोआब के नाम से जानते हैं। 2 नदियों की बीच की भूमि, ठीक है, बीच की भूमि।
और साथियों यह उपजाऊ बहुत होता है, यानी कि कृषि के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है। भारत में सबसे प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र जो है वह गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। प्रश्न में ये भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, भारत का सबसे महत्वपूर्ण दोआब क्षेत्र कौन हो जाएगा, तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है साथियों, यह हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। हुगली नदी के माध्यम से कोलकाता बंदरगाह जो है वह समुद्र से जुड़ता है, और हुगली नदी जिसे भागीरथी हुगली नदी भी कहा जाता है, यह नदी जो है वह बहुत ही विश्वासघाती होती है। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। पूछा जा रहा है साथियों, शामिल नहीं है। कभी कभी एग्जामिनेशन में होता है कि हम नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी में क्या पढ़ेंगे कि भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है, तो यह साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। अगर शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों की बात करें तो यह आपका मिजोरम हो जाता है, ठीक है, यह मिजोरम हो जाता है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश होता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। फिर आपका साथियों मेघालय हो जाता है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर अगर बात करें तो यह साथियों आपका मणिपुर हो जाता है, और 5वें नंबर पर साथियों आपका नागालैंड हो जाता है। तो इस शीर्ष 5 में शामिल नहीं है पंजाब, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है। तो यहाँ पे अंबाला शहर साथियों स्थित है, ठीक है। सिंधु और गंगा नदी प्रणाली जो है उनके बीच जल विभाजन पर, जहाँ पे जल विभाजन होता है इन दोनों के बीच, वहाँ पे अंबाला शहर स्थित है। अगर बात करें हम सिंधु नदी की साथियों, तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर, ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट साथियों वह कहाँ से निकलती है, बोखरचू हिमानी से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट बोखरचू जो है, बोखरचू वह हिमानी से यहाँ पे इसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि इसका उद्गम होता है, ठीक है, यहाँ से निकलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है। अगर इसमें बात करें रोंगकर त्यौहार की साथियों, ठीक है, रोंगकर त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है। और यह जो अगर बात करें नोक्रेम त्यौहार की, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, वह मेघालय में मनाया जाता है। नोक्रेम त्यौहार जो है वह आपका मेघालय में मनाया जाता है, और चेरोबा त्यौहार आपका मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आर्चर फुट की अगर बात करें साथियों, आर्चर फुट, तो इस आर्चर फुट को किस राज्य में मनाया जाता है, इसे आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद के साथ संबंध है। अब जिस तरीके से साथियों रेडियो में हम क्या सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, रेडियो से साउंड आती है, उसी तरीके से टेलीविज़न पर साथियों हम लोग क्या देखते हैं, चित्र देखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। अब देखिए इसमें अगर बात करें साथियों, यहाँ पे क्या है, काला पान, यानी कि स्पेड, गोल्ड, क्लब, ईट। यहाँ अगर बात करें साथियों तो यह स्पेड, डायमंड और क्लब, यह जो है ताश की पत्ती है, ठीक है, उसका नाम है साथियों। ताश में प्रकार होते हैं ना, 4 प्रकार के, उसमें से यह 3 है। जबकि गोल्ड की अगर बात करें साथियों, ठीक है, तो गोल्ड एक ऑर्नामेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक कोड में यदि पीएल्स को 823745 लिखा जाता है और उसी प्रकार ज्वेल्स को 926245 लिखा जाता है तो WEARS का कोड क्या हो जाएगा। अब देखिए W यहाँ पे तीसरे नंबर पर है, तो तीसरा नंबर पर क्या है आपका 6 है। फिर उसके बाद E अगर यहाँ दूसरे नंबर पर क्या कोड किया हुआ है, 2 किया हुआ है।
ए की अगर बात करें तो ऊपर वाले में तीसरे नंबर पर ए का कोड है 3, फिर इसके बाद आर का नंबर आता है जो कि यहाँ पहले वाले में चौथे नंबर पर है, तो चौथा नंबर हो गया आपका 7। और फिर एस की अगर बात करें तो यहाँ पहले नंबर में अंतिम है यानी कि 5, 6 2 3 7 5, ऐसा कहाँ पे है 6 2 3 7 5, ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि ए बी का कजिन है, ए साथियों क्या है बी का कजिन है, चचेरा ममेरा फुफेरा कुछ भी हो सकता है, तो ए बी का कजिन है जिसके पिता यानी कि बी के पिता, ठीक है ना, बी के पिता ए की माँ के भाई है, तो बी का जो ये पिता है ए की यहाँ पे माँ है कोई, है ना, ए की कोई माँ है, उसका ही क्या है भाई है, बी का यहाँ पे पिता है, ठीक है। फिर से पढ़िए, ए बी का कजिन कर दिए, फिर क्या कह रहा है कि जिसका पिता यानी बी का पिता ए की माँ, तो ए की माँ यहाँ पे आ जाएगी, जनरेशन आगे बढ़ेगा ना, एक ए की माँ का भाई है तो यह भाई बहन है, तो ए के पिता का बी के पिता से क्या संबंध होगा, तो ए के पिता की अगर बात करें तो पिता तो यहाँ पर होगा ए के पिता का, ठीक है, बी के पिता से क्या संबंध होगा, तो यह साथियों ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चूँकि यह पति पत्नी है, ठीक है ना, लेकिन यह जो है साथियों सॉरी ये भाई है ना, तो यहाँ पे अगर बात करें साथियों तो यह तो भाई हो जाएंगे और यह बहन हो जाएंगे और यह इसके क्या हो जाएंगे पति हो जाएंगे, तो यह आपका क्या हो जाएगा ब्रदर इन लॉ लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गांव की लड़की उसके घर से पानी की खोज में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। अब देखिए सबसे पहले डायरेक्शन को यहाँ पे करते हैं, तो क्या होता है नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, यह डायरेक्शन आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो यह क्या कर रहा है कि वह कहाँ चली गई 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, तो पश्चिम आपका इधर डिनोट कर रहा है ना, तो 3 किलोमीटर कहाँ चली गई पश्चिम, यह 3 किलोमीटर पश्चिम गई और उसके पश्चात वह दक्षिण की ओर मुड़ गई, तो दक्षिण इधर हो गया है ना, दक्षिण की ओर मुड़ गई तथा 2 किलोमीटर चली, तो यह आपका 2 किलोमीटर हो गया। उसके पश्चात वह पूरब की ओर मुड़ गई, तो पूरब आपका इधर हो गया, अब पूरब की ओर मुड़ गई तो कितने किलोमीटर चली 7 किलोमीटर चली साथियों, यह कुल 7 किलोमीटर चली, यहाँ 2 किलोमीटर है तो कुल 7 चली, तो यहाँ तो 3 था और ये एक्स्ट्रा क्या चला गया 4 किलोमीटर, ठीक है, तो 7 किलोमीटर चली। फिर वह बाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, ठीक है ना, बाएं मुड़ के यहाँ पे 2 किलोमीटर यह चली, तो अपने घर के मुकाबले उसका स्थान अब कहाँ होगा, यहाँ पे स्थान है उसका, घर आप उसका कहाँ पे थे, यहाँ से उसने स्टार्टिंग किया था, तो घर के मुकाबले अगर इसका स्थान की अगर बात करें तो कुल मिला के डिस्टेंस 4 किलोमीटर का होगा और वह किस दिशा में होगा, तो वह पूरब दिशा में होगा, चूँकि घर के मुकाबले यह यहाँ पे खड़ी है ना, तो यह आपका पूरब डायरेक्शन है, तो 4 किलोमीटर पूरब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब देखिए 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, फिर 7 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 11 और 17 के बीच में 6 का डिफरेंस है, फिर साथियों अगर बात करें 17 और 25 के बीच में 8 का डिफरेंस है ना, तो अगर आप आगे देखेंगे तो फिर 10 होगा, तो 25 और 10 साथियों 35 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, पूछा गया है कि पी क्यू से लंबा है। देखिए पी लंबा करिए चाहे उसको बड़ा कर दीजिए समझने के लिए, तो पी क्यू से लंबा है, तो पी लंबा है क्यू से, ठीक है, आर एस से लंबा है, अब यहीं पे करते हैं, आर लंबा है एस से, ठीक है, यदि एस क्यू से लंबा है, एस लंबा है किससे क्यू से, एस क्यू से लंबा है परंतु पी से छोटा है, एस क्यू से तो लंबा हो गया और पी से यह छोटा होगा, तो पी आपका किधर होगा, एस क्यू से लंबा हो गया और एस पी से छोटा होगा। देखिए यहाँ भी आ रहा है एस क्यू से आपका क्या हो रहा है, एस क्यू से लंबा हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एस क्यू से लंबा है तो एस तो क्यू से लंबा हो गया, फिर क्या कर रहा है एस पी से छोटा है, ठीक है ना, तो पी बड़ा हो जाएगा एस से, ठीक है, और आगे क्या कर रहा है पी आर से छोटा है, तो आर बड़ा हो जाएगा पी से, यहाँ तक तो ठीक है ना, आर बड़ा हो जाएगा पी से। अब देखिए आर से बड़ा कौन है,
आर से बड़ा यहाँ पे कौन है? तो आर से बड़ा कोई नहीं, आर सबसे बड़ा है। और साथियों ए से क्या हो रहा है? क्यू से बड़ा हो रहा है। तो यह आपका बिल्कुल राइट मैच बैठ गया। अब इस आधार पर आप आंसर को दे सकते हैं। अब प्रश्न में पूछा गया कि सबसे लंबा कौन है, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, तो यह आपका हो जाएगा आर। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द किसी तरह से संगत है, यानी कि एक जैसे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच है इनका। देखिए एक तरफ दिया हुआ है सेकेंड, मिनट और घंटा, तो यह सब क्या है? समय का प्रकार है। समय को टाइम, टाइम कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, हिंदी में समय बोलते हैं। तो समय के अंतर्गत आपका सेकेंड भी आता है, मिनट भी आता है और घंटा भी होता है। तो हमारा एक दूसरे के अगर बात करें आंसर की, तो बी के अंतर्गत यानी समय के अंतर्गत यह सब समाया हुआ है, सब इसके अंदर इंक्लूड है। तो आपका बी नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से यानी कि सही ढंग से निरूपित करता है। अब देखिए एक तरफ क्या है? बैडमिंटन है, एक तरफ आपका खेलकूद है और एक गेंद है। तो खेल कूद का पार्ट है, यानी कि प्ले का, गेम की अगर बात करें तो बैडमिंटन जो है वह गेम का पार्ट है। लेकिन गेंद क्या है? गेंद अलग है। गेंद क्या है? एक वस्तु है, खेलने की वस्तु है, जबकि बैडमिंटन की अगर बात करें तो यह गेम है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी की अगर बात करें तो, यानी कि गेम में, खेलकूद में आपका बैडमिंटन शामिल हो जाएगा और गेंद आपका अलग हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न 4 5 3 16 7 7। देखिए इस तरीके से सीक्वेंस एक इधर से है और एक ऊपर के नीचे की तरफ है। अगर आप इसको देखेंगे तो 5 और 7 कितना होता है? 7 5 12 होता है, और 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, ठीक है। उसी तरीके से 3 और 7 10 होता है, और उस 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर 16 और 4 को ऐड करते हैं तो 20 आएगा, और उसको 2 टाइम यानी कि 2 गुना करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? 40 आंसर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। 26 नंबर में क्या कह रहा है कि दिया हुआ है कि सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है प्यूपा, पूर्ण कीट, लार्वा और अंडा। तो पूर्ण कीट जो है वह तो अंतिम रूप है, तो ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी सबसे अंत में पूर्ण कीट होगा, जो कि कहाँ पे है? ए तो नहीं होगा ना, बी होगा। चलिए ए तो यहाँ से कट गया, और सबसे पहले अंडा आएगा, तो ये कट गया, तो आपका बी से कैंसिल, डी कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा क्या? अंडा, अंडा के बाद साथियों लार्वा, लार्वा के बाद आपका प्यूपा, और फिर वो पूर्ण कीट बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से है। देखिए श्रीलंका जिस तरीके से क्या है? द्वीप पे बसा हुआ है, उस तरह से भारत क्या है? प्रायद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। पाइप PIPE को 16 9 16 5 लिखा जाता है, तो स्वैन को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए अल्फ़ाबेटिकल अगर ऑर्डर की बात करें, अल्फ़ाबेटिकल क्रम की बात करें, तो P का क्रम होता है अल्फ़ाबेटिकल नंबर में 16, I का क्रम है 9वां, और P का फिर से 16वां, और E का क्रम है 5वां। तो उसी क्रम को अल्फ़ाबेटिकल और ऑर्डर की अगर बात करें तो लेटर के हिसाब से कोड किया गया है। एस की अगर बात करें साथियों, तो एस का कोड क्या होता है? एस का कोड होता है 19, डब्ल्यू का 23 हो गया, फिर ए का 1 हो गया, और एन का 14 हो गया। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि अंतिम अक्षर क्या होगा? तो अंतिम अक्षर 4 हो जाएगा। इतना भी आपको नहीं पढ़ना था, सिर्फ अंतिम एन देख लीजिए, एन का 14 होता है, 4 आपका यहीं से बन जाता था, इतना भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। कह रहा है कि इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है ना, और उसके अनुसार आपका तार्किक रूप से पालन करते हुए आंसर तक पहुंचना है। कौन सा निष्कर्ष इसको फॉलो करता है? देखिए आधुनिक युग में भारत की GDP में वृद्धि हुई है, यह एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो इस स्टेटमेंट का निष्कर्ष क्या निकल के आएगा?
पहला निष्कर्ष है कि देश में आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुई है। जब आर्थिक गतिविधि में वृद्धि होगा तभी तो जीडीपी बेहतर होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ये निष्कर्ष अगर बात करें तो निष्कर्ष 1 जो है वह कथन का अनुपालन करता है। दूसरे नंबर निष्कर्ष की बात करें तो सरकार देश में होने वाले आर्थिक गतिविधि में अहम भूमिका नहीं निभाती है। तो यह हमारा नहीं करेगा। अब क्या करती है, नहीं करती है, अहम भूमिका निभाएगी तभी तो आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। तो ऐसा स्टेटमेंट में जो कह रहा है उसी के अनुसार से करना है आंसर को, अपना कुछ ओपिनियन नहीं देना है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही होगा, निष्कर्ष 1 सही होगा। देखिए कहाँ पे है, निष्कर्ष 1 पालन करता है किंतु निष्कर्ष 2 पालन नहीं करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जल प्रतिबिंब चुने। देखिए मिरर प्रतिबिंब अलग होता है, जल प्रतिबिंब अलग होता है। जल प्रतिबिंब में क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा, वह लेफ्ट राइट मूव नहीं करेगा। अब देखिए यह जो इधर की तरफ आएगा तो ये वाला पार्ट साथियों, देखिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यह वाला पार्ट यह बड़ा है और इधर आपका छोटा है, ठीक है, छोटा है। इतना भी छोटा नहीं, इतना छोटा करते हैं ना, और इसको इतना बड़ा कर देते हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यह जो इधर आएगा तो यह अधिकतर पार्ट यहाँ पे रंगा रहेगा और ये आपका उधर जाएगा, नीचे वाला पार्ट जो आपका उधर जाएगा तो ऊपर में रंगा रहेगा। अब देखिए नीचे में रंगा हुआ तो ये तो कट गया, यह आपका सही है, ठीक है, नीचे में बड़ा वाला है ना, तो यह आपका ऑप्शन नंबर अगर डी है, डी नंबर ऑप्शन है साथियों, तो डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस 1627 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। तो छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है उसको छोड़िए, सबसे पहले लॉजिक पे आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब हम भाग देते हैं तो यहाँ पे भागफल इधर आता है, राइट साइड में भागफल आता है, ठीक है। नीचे आपका क्या बचता है, या तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है नहीं तो शेषफल आता है। यहाँ पे क्या होता है, इधर जो हम लोग लगाते हैं भाग देते हैं वो क्या होता है, भाजक होता है, और जिसको हम भाग देते हैं वो क्या होता है, भाज्य होता है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो बड़ी संख्या को विभाजित करने का काम कौन करता है, छोटी संख्या करती है, ठीक है। तो भागफल 7 आता है, भागफल मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया, और शेषफल क्या हो गया 157 आ गया, ठीक है, 157 आ गया। तो क्या कह रहा है कि छोटी धन पूर्णांक संख्या को अंकों का योग क्या होगा। तो दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर, अब यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसमें बड़ी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या पहले मानते हैं, ठीक है, छोटी संख्या आपका क्या है, छोटी संख्या x है ना। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी आपका 1627 प्लस x है ना। इसी के बीच का अंतर तो यह है, तो आपको क्या हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे करते हैं इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है। हमने क्या किया है, बड़ी संख्या में अगर बात करें तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया है, यानी कि x से भाग दिया है x प्लस 1227, x प्लस 1627 है, 1227 नहीं 1627 में आपको क्या किया है, यहाँ पे डिवाइड किया है। अगर डिवाइड करने की बात करें तो यहाँ पे भागफल 7 आ रहा था और रिमाइंडर आपका 157 आ रहा था। तो इसे प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए करते हैं कि भागफल में भाजक से गुणा करते हैं और रिमाइंडर को ऐड करते हैं। यानी कि अगर हमें x प्लस 1627 है ना, इसे प्राप्त करना है तो 7 इंटू एक्स करना होगा और उसमें 157 को ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7x जो है इसमें से यह x उधर चला जाएगा तो 6x आ जाएगा, इधर 6x आपका रिमाइंडर बचेगा। और 1627 में से अगर 157 को आप माइनस करते हैं, ठीक है, 12 में से 5 गया आपका
7 हो जाएगा, 5 में से गया 14 70 हो जाएगा। ठीक है, 14 यहाँ पे 70 हो जाएगा। उसके बाद 6 से इसे कैंसिल करेंगे तो 245 बार में यह कट जाएगा। तो प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न में पूछा गया था कि छोटी धन पूर्णांकों का संख्या का अंकों का योगफल क्या होगा। तो 245 छोटी संख्या है और उसको अंक को अगर हम ऐड करेंगे तो 5 4 9 2 11 होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 11 दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32। 32 में क्या कह रहा है कि ए किसी काम का जो भी काम है उसका 33.13% भाग को 10 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम के 66.2/3 भाग को 8 दिनों में कर सकता है। तो दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया। शेष काम को सी ने अकेले 3 दिन में पूरा कर दिया। तो ए और सी साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में, यानी कि वो जो काम होगा उसके 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे कह रहा है ए किसी काम का 33.13%, यानी इसे आप सॉल्व करते हैं तो 100/3 आएगा, है ना, 100/3 आएगा और परसेंटेज का एक 100 आ जाएगा नीचे, तो यानी कि क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो 1/3 काम जो है वो कितना दिन में करता है, 10 दिनों में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे बाय क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ऐसा आप मान लीजिए। फिर बी की अगर बात करें, यानी कि 2/3 भाग वो 8 दिन में करता है। ठीक है, तो 2 चौका 8, 4 तिया 12, यानी बी वह काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। अब यहाँ से अगर इफ़िशियंसी को अगर आप निकालते हैं, देखिए इफ़िशियंसी को निकालते हैं 10 और 12, तो क्या हो जाएगा 60 निकले। एलसीएम लेंगे तो 10 से अगर 12 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10 नहीं 3 होगा, 3 दाएँ 30 होगा, है ना, 30 और 12 हो जाएगा। तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो 30 से का और 12 का एलसीएम 60 आ जाएगा, और 30 से ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक दिन में 2 करने का, और यह कितना करेगा 5 करेगा। ठीक है, बी का एफिशिएंसी एक दिन का 5 हो जाएगा कुल 60 काम में से। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि वह दोनों ए और बी, ठीक है, दोनों काम स्टार्ट करते हैं और दोनों एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम करेंगे। तो ए का एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। फिर बी कितना करता है, 5 काम करता है। तो एक दिन में यह दोनों एक साथ कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे, और 7 काम वह 8 दिन तक करेंगे। तो कुल मिला के साथियों 56 काम होगा, 7 × 8 होगा तो हमारा 56 काम होगा। अब कितना काम बचा, 4 काम। उस 4 काम को कौन करेगा, सी करेगा 3 दिन में पूरा, यानी कि 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि अगर ए सी एक साथ मिलकर मूल काम के 5/6 भाग को कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ठीक है, अब ए और सी मिलके मूल काम है उसका 5/6, यानी कि टोटल काम 60 है। 5/6 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। इस 50 काम को ए और सी मिलके कितना दिन में पूरा करेंगे। तो सी का एफिशिएंसी क्या है, 4/3, और ए का कितना है, अभी आपने देखा ए का क्या है, ए का अगर देखेंगे तो ए का एफिशिएंसी है 2 का। ठीक है, तो 2 + 4/3 ऐसा भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 4 10/3। ठीक है, 10/3 काम कितना है आपका 50, तो 50 होगा, 10/3 को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, 10 × 5 = 50, 5 × 15, तो वह इसको 15 दिन में पूरा करेंगे। 15 दिन में हमारा पूरा करेंगे ए और सी मिलके उस काम को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। क्या कह रहा है, 12√1296। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अगर बात करें साथियों तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 35, 35 का 12 25 होता है और 36 का 12 96 होता है। तो रूट अंडर अगर बात करें 12 96 को तो इसे तोड़ेंगे तो क्या आएगा 36/x। ठीक है, और x अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 0 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे आप कैंसिल करते हैं 5 से तो 20 बार में, 5 से 5 चौका 20
और 5 से 5 बार में 25 कट जाएगा, है ना। 45 यहाँ हो जाएगा, फिर 5 से 4 बार में और 5 से 9 बार में, ठीक है। 4 से यह 9 बार में कैंसिल हो जाएगा और अब क्या हो जाएगा, बाईसीएम हो जाएगा, यानी कि 81 बराबर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट आ जाएगा, तो यहाँ एक्स का वैल्यू साथियों क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, क्या कह रहा है, एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान 9 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि न्यूनतम मान वाली y के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंकीय संख्या 342 x के स्थान पर कोई नंबर आएगा, फिर 18y6 जो है वह 72 से विभाज्य होती है, तो √2x + 5y का मान क्या होगा। अब देखिए, अब बात करें कि अगर जो 72 से कटेगा तो वह 8 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। इस तरीके से वो सबसे कटेगा, क्योंकि इसी का तो फैक्टर है ना, 72 में 3 भी है, 9 भी है और 8 भी है। तो 8 से अगर डिविजिबल होता है, कटता है, तो उसका नियम क्या होता है, अंतिम 3 संख्या क्या हो, 8 से डिविजिबल हो, ठीक है। अब देखिए अंतिम 3 संख्या कौन है, यहाँ पे 8 है, 6 है। 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है, और 8 दूनी 16 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 y की जगह पर क्या लेना है वो देखना है, और फिर 6 है, अंतिम 3 जो है डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 8 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, 16 आता है, और 8 6 यहाँ पे 14 आ गया। 14 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 16 आ जाएगा, तो यह कटना चाहिए, लेकिन कटता है कि नहीं ये देखते हैं, ठीक है। यानी कि 8 y की जगह पे 2 आ रहा है और 6 आ रहा है, इसको आप काट के देखिए, ठीक है। आप 8 से नहीं काटिए, 4 से ही काट के देखिए, अगर 8 से ही काटना है तो 8 से ही काट के देखिए। 8 से एक बार में कटेगा 8, ठीक है, 2 एक डिजिट आ गया, फिर अगला डिजिट आपको यहाँ पे उतारना है, 0 दीजिए, फिर 6 आएगा, 8 3 24, तो यह पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। अब क्या आ जाएगा, 8 1 6, एक रख के देखते हैं और उसे काट के देखिए तो कटेगा। 8 से एक बार में एक 0 रख दीजिए, 2 बार में, तो यह कट जाएगा। तो यहाँ पे साथियों y की जगह पे हमें वैल्यू पता चल गया, y की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, y हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें x का वैल्यू बताना है, ठीक है। x वाले में क्या कह रहा है कि x में इसके जगह पर, तो 9 वाले में आप जानते होंगे या तो क्या होगा, 0 होगा, या तो डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इस सभी अंकों को जोड़ते हैं, तो 4 और 3 7, 7 2 9, यहाँ पे अभी नहीं पता है हमें, तो 9 रहने देंगे, 9 1 10, 8 18, y की जगह पे हमें क्या आया है, y की जगह पर 1 आया है, 18 1 19, 19 6 25, ठीक है। तो 25 की अगर बात करें तो 25 में कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे 25 तो आ गया, अगर 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27 होता है। तो अगला अगर 25 को 27 तक पूरा करने के लिए हमें इसमें क्या देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। तो x का वैल्यू भी हमारा यहाँ पता चल गया, x का वैल्यू 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसकी अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2, x की जगह पे हमें वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू 2 आया है, ठीक है, प्लस 5, y की जगह पर हमारा क्या आया है, 1 आया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 4 प्लस 5, तो कितना हो गया, 9, ठीक है, 9 हो गया, यानी कि √9। तो इसे अगर तोड़ते हैं तो क्या आता है, √9 का वैल्यू 3 आता है। अगर उसको √9 को तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सी हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मान लीजिए x जो है वह 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसे 16, 28, 40 और 48 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल प्राप्त होता है। तो संख्या x के सभी अंकों का योग क्या होगा। अब देखिए वह कौन सी संख्या है जो 16, 28, 40, 48 से डिविजिबल होगी, तो प्रत्येक दिशा में 11 बचेगी। तो ऐसे कंडीशन में हम एलसीएम ले लेते हैं 16, 28, 40 और 48 का, ठीक है। इसका अगर एलसीएम लेते हैं साथियों, 16, 28, 40 और 48 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आप सॉल्व करके देखेंगे 1680 आएगा। तो यह जो 1680 इसका एलसीएम आएगा तो वह तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा 16, 28, 40 और 48 से,
डिविजिबल ना हो इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसमें 11 ऐड कर देंगे, तो यह हो जाएगा 1681। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि संख्या x के सभी अंकों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 1 यानी कि 6 1 7 7 और 1 8 8 और 8 16 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है। देखिए 6 1 7 1600, आपका देखिए एक यहाँ पे होगा 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 1 10 6 16 1 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। एक किसी दूरी को कार के द्वारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और स्कूटर की सवारी करते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी रहेगी। तो इसको सॉल्व करने के साथियों, इस तरीके का जब भी प्रश्न आएगा तो फॉर्मूला होता है 2 × AB, ठीक है ना, 2AB होता है और प्लस A+B, इसका एक फॉर्मूला होता है जो आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक में स्पीड क्या है आपका 90 है, दूसरा में क्या है 40 है, और 90 40 दोनों को जोड़ना है AB स्पीड को, तो यह आपका क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 8, 8 और 9 72 हो जाएगा और एक 0 इस पे आएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके देखिए 13 5 65, 13 6 78, तो 13 5 65 हो गया, ठीक है। 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे 7 हो गया, फिर क्या आएगा एक 0 आ जाएगा, फिर 13 5 65 लगेगा, ठीक है। तो 55 इधर आ जाएगा और आपका 55/5/13 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस की सीटें 7 8 9 के अनुपात में हैं। इन सीटों में क्रमशः 60%, 50% और 70% की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। बढ़ाई गई सीटों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए गणित को M से डिनोट करते हैं, फिजिक्स भौतिकी को P से, और कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो CS इसको कोड करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पहले क्या है 7 है, फिर 8 है और 9, इस अनुपात में यह सब्जेक्ट है ना, जो भी सब्जेक्ट है 7 8 9 के अनुपात में है। अब क्या कह रहा है इसमें 60% की वृद्धि होती है, तो अपने आप में कोई नंबर 100% होता है, तो कितना हो जाएगा 160%, 160/100। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, फिजिक्स में 50% की, तो ये कितना हो जाएगा 150/100। और कंप्यूटर साइंस की अगर बात करेंगे तो इसमें 170% होगा बटे 100, तो नीचे से कोई मतलब नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 0 से 0, इसलिए चूंकि वो रेशियो में है, अनुपात में है, ठीक है। तो 16 7 112 हो जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा और 17 9 कितना हो जाएगा 153। अब देखिए यहाँ पे 112 120 और 153, यह ऑप्शन किस में दिया हुआ है 112 120 और 153 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38। दो संख्याओं का योगफल 14 और उनके बीच का अंतर 4 है। योगफल आपका 14 हो रहा है, ठीक है, और अंतर की बात करें साथियों तो वह 4 हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x 14 4 18 हो जाएगा, 2 से यह 9 बार में कटेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 9। x अगर 9 आ गया तो y क्या हो जाएगा, 14 में से 9 गया 5 हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 9 5 45 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, तो पूछा जा रहा है कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। इसमें 2 से करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, तो 10 वर्षों में साथियों यह 4 गुनी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40। 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
हम क्या करेंगे, मानेंगे कि कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, कुल मतलब जितने भी कर्मचारी हैं, स्टाफ्स हैं, उनकी संख्या 18,000 है। तो औसत वेतन उनका 18,000 है। तो कुल मिला के x लोग काम करते हैं और सभी को 18,000 दिया जाता है। तो टोटल आपको इतना एक्सपेंस लगेगा, इतना सैलरी पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 24,000 है। तो 7 गुने 24,000, ठीक है। और शेष कर्मचारी, तो शेष कितना होगा, शेष अगर बात करें टोटल x होगा, ठीक है ना। तो कार्यशील सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 है, तकनीशियन इतना है। तो पूछा जा रहा है कि शेष कर्मचारी का औसत वेतन 12,000 है। टोटल यहाँ पे x है, x में से 7 को घटा देंगे। तो ये 7 कौन सा है, तकनीशियन है, यानी कि टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं। तो 7 उसमें से घट जाएगा, तो रेस्ट कर्मचारी बच जाएंगे। उसे रेस्ट कर्मचारी को 12,000 मिलता है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, x में से यानी टोटल कर्मचारी में से 7 को घटा देंगे, 7 कर्मचारी, तो ये हमारा रेस्ट बच जाएगा और सभी को 12,000 मिलता है, इतने कर्मचारी को। तो क्या हो जाएगा, 12,000 x हो जाएगा और 12 सत्ते 84, 84,000 इधर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए, 7 चौक 28, कैरी 2, 7 दूने 14, 2 16, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 0 आ जाएगा, 3 0 आ जाएगा। तो ये आपका 1,68,000 हो जाएगा। इस 1,68,000 में इसको ऐड करेंगे। ठीक है, 1,68,000 में साथियों इसे हम ऐड करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 1,68,000 में से 1,68,000 में से हम इसको माइनस करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किए हैं तो आपका 1,68,000 आया। उसमें से 84,000 को हम घटा देंगे। 84,000 को अगर आप माइनस करते हैं तो यहाँ पे 1,68,000 में 84,000 आप माइनस करेंगे तो आपका 84,000 आ जाएगा। रेस्ट रिमाइंडर आपका 84,000 आएगा। ठीक है, 84,000 और यहाँ पे यह 12,000 x है और उधर कितना है, 18,000 x है। तो कितना बच जाएगा, 6,000। ठीक है, 6,000 बच जाएगा और इसे आप कैंसिल करेंगे तो यह 14 बार में कटेगा। तो टोटल कर्मचारी x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 14, और हमने टोटल कर्मचारी कितना माना था, x माना था। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। देखिए, एल्कोहल और ग्लूकोज जो होता है वहाँ पे विद्युत का चालन नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए साथियों क्योंकि वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चालन करने के लिए अगर बात करें वहीं पे इलेक्ट्रॉन का चालन हो पाता है जहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक होता है और कार्बनिक यौगिक में यह संभव नहीं हो पाता है। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वह विद्युत को कुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होने के लिए आवश्यक हो कि यौगिक क्या हो, आयन मुक्त हो। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, सौर स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर, जब बैगनी से लाल ओर की तरफ हम बढ़ेंगे तो विचलन घटेगा और साथ ही साथ अपवर्तनांक भी घटेगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि सौर स्पेक्ट्रम में अगर बैगनी रंग से लाल रंग की ओर आगमन होगा यानी बढ़ेगा तो विचलन जो है वह घटता है। चूँकि इसलिए घटता है क्योंकि आप जानते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो वह प्रकीर्णन कम होता है, उसका प्रकीर्णन फैलाव कम होता है, अधिक दूर तक दिखाई होता है। तो विचलन घटेगा और साथ साथ अपवर्तनांक भी इसका घटेगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है, तो इस प्रकार में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो इस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा साथियों परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, यानी कि 1/2 mv²। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोध, इसमें क्या होगा, देखिए 2 ओम और 4 ओम का 2 अलग अलग प्रतिरोध का है ना, इस बैटरी को संयोजित करने पर, इसको संयोजित अगर किया जाएगा
तो सीरीज में लगाने की बात कर रहा है, ठीक है। श्रेणी क्रम में अगर संयोजित होता है तो इसमें समान धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि एक सीरीज में एक श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा तो इसमें समान धारा जो है वह प्रभावित होगी, यानी कि प्रवाहित होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? इसका उपयोग इसलिए होता है ताकि क्या हो, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी उपलब्ध हो पाए, यानी कि फ्रीक्वेंसी अधिक लेवल पर जो है वह उपलब्ध हो पाए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसी भी वस्तु पर जो किया हुआ कार्य जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह आरोपित बल एवं बल के द्वारा वस्तु में उत्पन्न विस्थापन पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? आप जानते होंगे जनरेटर, ठीक है। जनरेटर जो है वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित होता है। यह क्या होता है, अब विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को साथियों क्या करता है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा है ना, यंत्र है, जनरेटर तो एक यंत्र है ना, और उसको क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा में, चूँकि हम अगर कोई फंक्शन करते हैं या कहीं भी पार्टी होती है तो आप देखते होइएगा जनरेटर मशीन लाया जाता है, तो यह क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा इसके द्वारा क्रिएट करके उसको क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया।